हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए पॉलिटी में एक नया मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियोस है ये आपके यूपी पीसीएस के सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस के जो भी एग्जाम्स आने वाले हो चुके हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियोस आपको कैसे लग रहा है पक्का कमेंट करके बताइएगा और वीडियोस को पहले लाइक कर लिया, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? ए भाग 2, बी भाग 4, सी भाग 3 और डी भाग 9। तो आपको बताना है जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के किस भाग में है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो भाग 4 है इसी में हम नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। अनुच्छेद पूछा जाए क्या बताएंगे आप? अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक किससे संबंधित है? तो आपका डीपीएसपी से संबंधित है। इसे हमने कहां से लिया है? तो बताएंगे से हमने आयरलैंड से लिया है। इसका काम क्या है? तो सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापित करना। हाँ, याद रखिएगा जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता है, इसके केवल शासन के लिए मार्गदर्शक के रूप में रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व और डी 7वीं अनुसूची। तो आपको बताना है न्यायपालिका को जो कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है ये संविधान के किस भाग में है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो डीपीएसपी अर्थात जो नीति निर्देशक तत्व है इसी में जो अनुच्छेद 50 है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 की अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए रक्षा, बी विदेश मामले, सी खाद्य एवं कृषि और डी शिक्षा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी के पास 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 दिसंबर 1946। तो आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। वैसे इसकी पहली बैठक को ही हम उसकी स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो उसी को हम स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन बी। और आप जानते हैं उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सदानंद सिन्हा साहब चुने गए थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष को कौन चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताएंगे सर बी एन राव साहब थे। समय सीमा कितनी लगी थी संविधान बनाने में? तो बताएंगे आप 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और हमने संविधान को अपनाया कब था? तो बताएंगे सर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, बट पूर्णतः नहीं अपनाया गया था, अपना लिया गया था, बट जो लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी से लागू हुआ है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब थी? तो बताएंगे आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। तो देखिए कितने सारे फैक्ट आपको याद होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति एवं अपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी एच.सी. मुखर्जी और डी मौलाना आजाद। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो जनजाति अपवर्जित क्षेत्र थे इसकी जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। इनको याद रखिएगा। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1947 को मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक व्यापक सलाहकार समिति का गठन किया था और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकारों के लिए भी यही है, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों एवं जो बहिष्कृत क्षेत्र है इसके लिए भी कौन है आपके? तो सरदार पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए भाषाएं, बी दल बदल विरोधी कानून, सी अनुसूचित क्षेत्र और डी चुनाव। तो आपको बताना है जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। उम्मीद है
आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो दल बदल विरोधी कानून है ये आपका 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था, जिसका काम क्या था? दल बदल को रोकने हेतु कानून को बनाना। और इसका निर्णय कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ, इसका निर्णय जो अध्यक्ष या जो स्पीकर साहब होते हैं वह इसका निर्णय लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें कहां आरक्षित हैं? ए, पंचायती राज संस्थाएं, बी, लोकसभा, सी, राज्य विधानसभाएं और डी, न्यायपालिका। तो आपको बताना है भारत में महिलाओं को 1/3 सीटें कहां पे रिजर्व की गई हैं। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो पंचायती राज संस्थाएं हैं यहीं पर महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया है। और हाँ, कुछ राज्यों में तो 50% तक आरक्षण दे दिया गया महिलाओं को, जिसमें एक राज्य आपका बिहार भी है। जो बिहार है इसमें आपका जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इसमें 50% का रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम कैग कहते हैं, की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ए, आर्टिकल 146, बी, आर्टिकल 148, सी, आर्टिकल 149 और डी, आर्टिकल 150। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो कैग की नियुक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो कैग है इनकी नियुक्ति जो आर्टिकल 148 के माध्यम से की जाती है और इसी में इनके नियुक्ति का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल क्या है? तो बताएंगे सर 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वह इनका कार्यकाल होता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। कैग को और क्या कहते हैं? जो कैग है इन्हें हम लोक धन का संरक्षक कहते हैं। ये भी टॉपिक आप याद रखिएगा। आर्टिकल, किस आर्टिकल में इनके कार्य की बात की गई है? तो बताएंगे सर आर्टिकल 149 से 151 है। इसमें जो कैग है इनके कार्य, शक्तियों और रिपोर्टों का प्रावधान है। ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और एक कार्यपालिका से पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए, जापान, बी, आयरलैंड, सी, अमेरिका और डी, हॉलैंड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आप भी जानते हैं जो राज्यसभा का जो चुनाव का तरीका है हमने कहाँ से लिया है? इसको हमने आयरलैंड से लिया है। इसमें क्या होता है? तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और ये प्रणाली अपनाई गई है। और इसमें क्या होता है? एकल हस्तांतरी मत का उपयोग किया जाता है। ये सारे तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्य विधानसभाओं द्वारा भाग लिया जाता है। ये भी तथ्य याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, जापान, सी, जर्मनी और डी, कनाडा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी। आप भी जानते हैं जो आपातकालीन प्रावधान है इससे हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से, कहां से लिए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान को नाम याद रखिएगा, यही से हमने इसको लिया है। आपातकाल 3 प्रकार के, कौन कौन से राष्ट्रीय आपातकाल? आर्टिकल 352 में, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की बात करता है। आपका राज्य आपातकाल, जो कि आप जिसको राज्यपाल शासन भी कहते हैं, ये हमारा क्या अनुच्छेद 356 में है, जो राज्य की संवैधानिक विफलता के बाद इसको लगाया जाता है। और थर्ड हमारा क्या है? वित्तीय आपातकाल, जो कि आपका आर्टिकल 360 में है। ये कब होता है? जब वित्तीय संकट आ जाता है तब इसको लगाया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो मौलिक अधिकार है उसका आर्टिकल 19 क्या होता है? वो निलंबित हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और केंद्र की जो शक्ति होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ए, यूएसए, बी, जर्मनी, सी, कनाडा और डी, ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। आप भी जानते हैं जो भारतीय संविधान में जो हम समवर्ती सूची की बात करते हैं, इससे हमने कहां से लिया है? तो इससे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और आप जानते हैं समवर्ती सूची का काम क्या है? ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव ना हो और दोनों किसी विषय पर कानून बना सके। ये इसका क्या है? एक हल निकाला गया है। टकराव की स्थिति में क्या होता है? जो अनुच्छेद 254 है इसके अनुसार
केंद्र का कानूनी प्रभाव ज्यादा होता है। ये भी आप याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, शिक्षा हो गया, वन हो गया, श्रम हो गया, विवाह हो गया, ये सभी क्या है, समवर्ती सूची के विषय हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने निम्न में से किससे सर्वाधिक उधार लिया है? ए ब्रिटिश संविधान, बी आर्य संविधान, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी कनाडाई संविधान। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम था उससे लगभग 250 से अधिक प्रावधान हमने सीधे के सीधे हमने ले लिए थे। तो जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, याद रखिएगा, जिसमें हम प्रशासनिक ढांचा और संघीय व्यवस्था को जस का तस कॉपी कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू जी और डी राजकुमारी अमृत कौर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? आपका राजकुमारी अमृत कौर जी, क्योंकि जो प्रथम मंत्रिमंडल था स्वतंत्रता के बाद, उसमें एकमात्र मंत्री कौन थी आपकी? तो राजकुमारी अमृत कौर जी थी, जो क्या थी आपकी? स्वास्थ्य मंत्री थी। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 1947 से 1957 तक था। और इसके साथ साथ इनका जो हम एम्स दिल्ली की बात करते हैं, इसके संस्थापना में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 247, सी आर्टिकल 246 और डी आर्टिकल 292। तो आपको बताना है राष्ट्रपति जी किस आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं अनुच्छेद 352 के तहत ही जो राष्ट्रपति जी हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? युद्ध हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकता है, या सशस्त्र विद्रोह, तीनों इसके कारण हो सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा, जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 का, इसी के तहत आंतरिक अशांति को हटाकर उसी की जगह हमने विशेष विद्रोह का वर्ड का यूज किया गया है। और इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए राष्ट्रपति जी को कैबिनेट की लिखित सलाह आवश्यक होती है और संसद की मंजूरी उन्हें 1 माह के भीतर लेनी होती है। प्रभाव क्या है? तो केंद्र से शक्ति बढ़ती है, आप जानते हैं, और संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 95, सी अनुच्छेद 356 और डी अनुच्छेद 365। तो आपको बताना है राष्ट्रपति जी किस आर्टिकल के थ्रू लोकसभा को भंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 85 के थ्रू जो राष्ट्रपति जी हैं वो संसद का सत्र बुला सकते हैं, स्थगन कर सकते हैं और उसे भंग कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ये भी आपको पता होगा। ये किस प्रकार कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 83 में। किस में है? आर्टिकल 83 में आपका लोकसभा के कार्यकाल की बात की गई, जो कि 5 वर्ष का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 67 और डी अनुच्छेद 65। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि उपराष्ट्रपति जी को हटाने के जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं उपराष्ट्रपति जी को हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 67 बी में है। और यह केवल प्रस्ताव जो है वो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा क्या हो सकता है? केवल इसका अनुमोदन करना आवश्यक होता है। और ऐसा प्रावधान लाने से पहले कम से कम 14 दिन का उन्हें नोटिस दिया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद भारतीय नागरिकता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 330 से 337, बी अनुच्छेद 1 से 4, सी अनुच्छेद 5 से 11 और डी अनुच्छेद 1 से 5। तो आपको बताना है भारतीय नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो किस आर्टिकल में है। आइए तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो आर्टिकल 5 से 11 है
ये आपका भारतीय संविधान के नागरिकता टॉपिक से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भाग पूछता तो बताते हैं आप किस भाग में, ये आपका भाग 2 में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और नागरिकता अधिनियम जो है 1955 द्वारा ये इसका विस्तृत नियम बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? ए आर्टिकल 110, बी आर्टिकल 121, सी आर्टिकल 56 और डी आर्टिकल 72। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि धन विधेयक की परिभाषा कौन देता है या कौन सा अनुच्छेद देता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं धन विधेयक को जिसे मनी बिल कहते हैं, इसकी परिभाषा जो है ये आपका आर्टिकल 110 में है और यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा केवल इसमें अपना सुझाव दे सकती है, वो भी क्या? 14 दिन के अंदर। और लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो होता है वो अंतिम निर्णय होता है। हाँ, राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुशंसा होती है वो इसके लिए आवश्यक होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? ए नीति निषेध तत्व, बी मूल कर्तव्य, सी मौलिक अधिकार और डी संघ कार्यपालिका। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 है वो किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका भाग 4 है इसमें आपका नीति निषेध तत्वों की बात की जाती है, जो कि आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की बात करते हैं, जिसमें हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का भी लक्ष्य रखते हैं। और हाँ, ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, ये भी आपको पता होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? ए अनुच्छेद 122, बी अनुच्छेद 178, सी अनुच्छेद 315 और डी अनुच्छेद 300। आपको बताना है कि यूपीएससी है वो किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी को जो अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है और यूपीएससी संबंधित जो अनुच्छेद है वो कहाँ से है? तो 315 से लेके 323 तक किसमें आते हैं? ये आपका संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। और इसका कार्य, भर्ती, सलाह, ये सब इस पर याद रखिए। हाँ, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि भाई जब आर्टिकल दे दिया गया तो क्या है? संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब आपको ये बताना है कि आपके जो टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं 20 में। पक्का वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में इसको लिख के जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि इससे आपको भी हेल्प मिलती है, हमें भी हेल्प मिलती है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं और आपको भी पता लगता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल शर्माने की बात नहीं, आपको जो भी स्कोर हो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, वीडियो कैसा लग रहा है ये भी पक्का कमेंट में लिख के जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।